जोहार साथियों, आज हम आ चुके हैं बांसवाड़ा जिले के बागीदरा विधानसभा में और आज हमारे साथ में एक ऐसे शख्स जो कि भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ चुके जे कृष्ण पटेल, जिनको प्यार से जे की दादा कहा जाता है। और ये शख्स ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार एक पार्टी 2 महीने पहले लॉन्च होती हैं और 2 महीने में कांग्रेस और बीजेपी के पसीने छुटा दिए। और ऐसे शख्स हैं जो कि सेकंड पोजीशन पर रहे। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जोहार, स्वागत है हमारे चैनल में जे की दादा। जोहार सबसे पहले आपको भी और आपके न्यूज़ चैनल को भी और आपके सब सब्सक्राइबर को। आप हमारे यहाँ बागीदरा विधानसभा तक आए, आपको धन्यवाद। हम आपसे कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे जो कि आप अभी भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़े थे। तो आप ये बताइए, अपन शुरू से ज़ीरो लेवल से जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी राजनीति स्टार्ट हुई, इससे पहले आपने पढ़ाई कहाँ से कहाँ तक कर रखी? मैंने बीए, बीएड भी कर रखा है और एलएलबी भी कर रखा है। जी, और इसके बाद मैं स्टार्ट में सब हमारा यहाँ पे राजनीतिक करियर जो शुरू हुआ, जी, हमारा पहले तो एक वो हमारा सामाजिक मूवमेंट चला था, मिशन 73। जी, उस मिशन 73 के अंदर हमने जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर जिला स्तरीय बड़े रैली किया था। जी, और आनंदपुर के अंदर हमारा जो बागीदरा विधानसभा है, उसकी कमान शुरुआत में युवा होने के नाते मुझे दी गई थी। और इसके बाद में जैसे ही ये 2 साल 2 बार रैली होती है और उस समय बीजेपी की सरकार होती है। और इसके बाद में हमारा एक दिमाग में ये आया कि कुछ न कुछ जैसे स्टूडेंट और युवा साथी होते हैं, वो कहीं न कहीं ये राजनीतिक पार्टी की भेंट चढ़ जाते हैं। तो हमने एक कॉलेज में नई शुरुआत करी। हमारे कुछ साथी सहयोगी के रूप में जैसे हेमंत जी राणा हैं, उन वो और ये हमारे काफ़ी जैसे भरत जी देवदा हैं और अन्य बहुत सारे साथी ऐसे जो आज की तारीख में राजकीय सेवा में भी हैं। उनकी सबकी आम राय से हमने एक कॉलेज के अंदर स्वतंत्र छात्र संगठन खड़ा किया था, आवाम के नाम से। जी, इसके वो 2 बार हम इलेक्शन लड़े, उसमें प्रथम बार में हमने कॉलेज के अंदर 45 वोट से हारे। और इसके बाद में दूसरी बार चुनाव लड़े, जसवंत सिंह बाबोर करके लड़के थे, युवा साथी हैं। वो चुनाव लड़े। इसके बाद में हम निरंतर युवा साथियों को प्रेरित करते थे कि आप पढ़ाई करो, अब चुनाव हो चुके हैं, अब हमको सिर्फ़ छात्र राजनीति से मतलब नहीं है, हमको आगे स अगर पढ़ाई भी करनी करेंगे तो आगे बढ़ पाएँगे। जी। इसके बाद में हमने चुनाव वहाँ पर स्टॉप कर दिया और मेरा चयन शिक्षक के रूप में हो गया, तो छात्र संगठन को भी वहाँ से ही छात्र संगठन अगली बार चुनाव नहीं लड़ा। तो ये आपकी पार्टी में ऐसी क्या खूबी है जो कि आपने आवाम मिशन 73 बनाया? तो ऐसा क्या है उस पार्टी में, ऐसी क्या विचारधारा है जिससे सेकंड पोजीशन पर रहे आप? कुछ नहीं, गोविंदपुर में हमने वहाँ पे आरक्षण का जो मामला था और हमारे जो स्टूडेंट युवा साथी हैं, वो आज तक आरक्षण का जो प्रोसेस है वो नहीं समझ पाए कि क्या किस तरह वहाँ पर होना चाहिए। और हमारे छात्रों का एडमिशन जो 12% पे होता है, तो हमारा ये उस समय मानना था कि हमारे यहाँ पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और कॉलेज के अंदर हमारे युवा साथी जो 12वीं पास करके कॉलेज के अंदर जाते हैं, तो उनका भी जो एडमिशन होता है, वो जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। उसकी माँग को लेकर और हमारे छात्रों की जो सारी माँगे हैं, उनको लेकर और स्वतंत्र रूप से हम ये नहीं चाहते थे कि बीजेपी और कांग्रेस की जैसे भेंट युवा साथी वहाँ कॉलेज के अंदर जाने के बाद में एसटी-एससी नाम से छात्र संगठन चलाते हैं, जी, वो एफ़िलिएटेड एनएसयूआई से हैं। जी, और एबीवीपी स्टूडेंट यूनियन है, वो बीजेपी का छात्र संगठन है। जी, तो हम ये चाहते थे कि हम कहीं न कहीं ये हमारे छात्र गलत रास्ते पर चले जाएँगे और हमको स्वतंत्र छात्र संगठन खड़ा करना चाहिए। उसको लेकर हमने स्वतंत्र छात्र संगठन खड़ा किया। और इसके बाद में 2 बार के बाद में मेरा चयन शिक्षक के रूप में हो गया और हमारे कई साथी वहाँ पे राजकीय सेवा में जाने के बाद में छात्र संगठन को हमने अगली बार तीसरी बार चुनाव लड़ा ही नहीं। जी, और इसके बाद में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा वहाँ छात्र संगठन लड़ा, तो हमने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया और जैसा हमसे होता था ऐसा। ये आप शिक्षक के रूप में आप थे, सेवाएँ दे रहे थे। तो आप शिक्षक के रूप में कब सेवाएँ दे रहे थे और आपका ऐसा क्या विचार आया जब आप पढ़ाते-पढ़ाते फिर आप राजनीति में एंट्री मार ली आपने? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते राजनीति में एंट्री मार ली। 2018 में मेरा चयन हुआ था और मैं 5 साल तक शिक्षक के पद पर रहा। और मैं यहाँ 4 साल में जैसे जो भी हमारे यहाँ पर एक आदिवासी परिवार के नाम से एक सामाजिक संगठन चलता है, उसका कोई कुछ नहीं है, पर एक विज़न लेके चलते हैं, जो हमारा एक भील प्रदेश की माँग है। तो हमारे जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश, गुजरात और यहाँ राजस्थान और आगे यहाँ पर अपन देखते हैं तो ठेठ महाराष्ट्र तक जो आदिवासी बेल्ट आता है, उन सभी बेल्टों को देखते हुए हमारा ये माँग है कि हम यहाँ पर एक भील प्रदेश की माँग को लेकर काम कर रहे हैं। तो उसमें हम काफ़ी रूप से सक्रिय थे। तो धीरे-धीरे कर हम जैसे सामाजिक संगठन जैसे छोटे-मोटे काम होते रहते थे, तो वहाँ पर युवा साथियों से, वडील दादाओं से हमारा मिलना-जुलना होता रहता था। और मैं शिक्षक के तौर पर डूंगरपुर में ही था, तो वहाँ पर भी मैं काफ़ी युवा साथियों से यूँ मिलना-जुलना होता ही रहता था। तो ऐसा लगा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊँगा। हमारा एक आदिवासी परिवार के अंदर और भारत आदिवासी पार्टी के अंदर एक सबसे बड़ा अच्छा ये है कि उसके अंदर एक हमारी जाजम व्यवस्था है। उस सिलेक्शन प्रणाली से यह तय होता है कि यहाँ का स्थानीय नेता कौन होगा। तो हम उस समय विद्यालय के अंदर थे और कुछ युवा साथियों ने माँग रखी कि दादा आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो मैंने ना कहा मुझे नहीं लड़ना है। और कई दूसरे साथी थे उनको भी बोला कि आप तैयारी करो, आप लड़ो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अंततः ऐसा लगा कि सबने बोला कि
नहीं और आपको लड़ना पड़ेगा। फिर मैंने तो भी मैंने ना ही कहा मुझे नहीं लड़ना है। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमको कमज़ोर समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आरोप ऐसा लगाया कि मेरे पे बेबुनियाद आरोप लगाया कि इन्होंने तो इनके घर पे तो 1 करोड़ रुपया पहुँचा दिया है, ये फलाने से मिला हुआ है, ढिमके से मिला हुआ है। तो मैं उस समय विद्यालय के अंदर था और मेरे युवा साथियों ने और युवाओं की आवाज़ के साथ में मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टा पे मेरे फ़ोटो चले, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं चुनाव लड़ूँगा। फिर तीसरी बार में भी बात ये आई कि आपको ही लड़ना पड़ेगा। तो मैं घर पे वहाँ मेरे कई साथी आए, फिर हम सबने आम राय से बात करी। तो सोचा कि चलो यार समाज की बात है और यहाँ की जनता की आवाज़ है, तो हमको लगा कि युवा साथियों के कहने पर और लगा कि नहीं यार कहीं न कहीं किसी व्यक्ति को तो कुछ करना ही पड़ेगा और हमने चुनाव में मैदान के अंदर आए। तो यहाँ पर बागीदौरा जो सीट है, बागीदौरा विधानसभा सीट है जहाँ पर हॉट सीट मानी जाती है, जो कि एक ऐसे विधायक हैं वहाँ पर कांग्रेस के जो कि 4 बार जीते हुए हैं और 2 बार मंत्री पद पर रह चुके हैं, महेंद्रजीत सिंह मालविया। उनके सामने अच्छे-अच्छे डगमगा जाते हैं। आपको डर नहीं लगा उनके सामने विधायक का चुनाव लड़ने में? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता। लोकतांत्रिक अधिकार है सबको लड़ने का और हमारी विचारधारा यही है, मुझे आज भी डर नहीं लगता, तब भी नहीं लगता था। देखो लोकतंत्र के अंदर ऐसा होता है कि चुनाव होते हैं, बातें भी होती हैं, आरोप भी लगते हैं, प्रत्यारोप भी लगते हैं और चुनाव के अंदर तनाव होना एक स्वाभाविक बात है। जी। तो मुझे तो डर लगता ही नहीं और ना ही लगता क्योंकि डर इसलिए नहीं लगता कि लोकतांत्रिक व्यवस्था हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं और जब हमको लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर मत देने का अधिकार है, लड़ने का अधिकार है, तो हम लड़ें और ऐसा कुछ नहीं है कि डरने वाली तो कोई बात ही नहीं आती। बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से हमने अच्छे से प्रचार किया और छोटी-मोटी समस्या आती हैं, अब चुनाव के अंदर तनाव होना स्वाभाविक है। यहाँ पर आप बागीदौरा सीट से चुनाव लड़े, तो आपको कभी-कभी ऐसा नहीं किसी ने बोला नहीं कि भाई चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आपको दबाने की, डराने की धमकियाँ वगैरह कोशिश करी? नहीं, डराने की धमकियाँ मुझ तक तो नहीं आई, मेरे किसी कार्यकर्ता तक आई होगी और मैं उनको उनके डराने से या किसी के डराने से डरने की ज़रूरत मैं भी मेरे कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहता हूँ कि हमारा विज़न हमारा जो भी है पहली बात तो सामाजिक विज़न है और बागीदरा विधानसभा की जनता की आवाज़, अत्याचार, शोषण और जितना भी हमारे यहाँ पर जो भी गुंडा राज बना रखा है, उसके खिलाफ में लड़ने का था। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि वहाँ पर हमको डरने की ज़रूरत होती है। मुझे डराया भी नहीं गया और ना ही डरूँगा। तो यहाँ पर ऐसे खतरनाक नेता के सामने आप चुनाव लड़े, इसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ? एक देखो ऐसा लगता है सर कि चुनाव तो बड़े नेता के सामने लड़ना हो या छोटे नेता के सामने लड़ना हो, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए चुनाव लड़ना ही पड़ता है किसी का ना किसी को तो। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ जनता से और हमारे आम सभी बागीदरा विधानसभा के युवा साथी और कार्यकर्ताओं से कि हमको चुनाव के अंदर अगर लोकतांत्रिक तरीके व्यवस्था को खड़ा रखना है तो चुनाव लड़ना चाहिए और बिल्कुल अपने विचारों के साथ में लड़ना चाहिए। हमको जब लोकतंत्र ने अंगूठे से लड़ने की ताकत दी है, उस ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए और ज़िंदा रखना चाहिए और लड़ना है तो मुद्दों के साथ में और विचारों के साथ में लड़ना चाहिए। ना कि आप किसी व्यक्तिगत व्यक्ति से या व्यक्तिगत उलझनों या व्यक्तिगत विवाद को लेकर खड़े रहें। ये विचारों की लड़ाई है और विचारों से ही लड़ेंगे। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का दावा है कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि भारत आदिवासी पार्टी के लोग हैं, जो कि कल परसों ही पार्टी लॉन्च करते हैं और बोलते हैं कि 5वीं से 10वीं वालों को हम नौकरी दिला देंगे। क्या आप सच में नौकरी दिला देते 5वीं से 10वीं को? देखो वो चुनाव के अंदर आरोप-प्रत्यारोप लगते रहते हैं लेकिन जो आरोप लगे हैं बिल्कुल निराधार हैं और निराधार आरोपों का मैं खंडन करता हूँ। एक तो 5वीं पास और 10वीं पास को नौकरी दे देंगे, कहाँ से दे देंगे? तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि 5वीं पास नहीं 5वीं अनुसूची की बात करते हैं हम, टीएसपी क्षेत्र की बात करते हैं हम। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर हमारी जो 5वीं अनुसूची धरातल पर पूर्ण रूप से लागू होनी चाहिए। उस बात को लेकर हम बात करते हैं ना कि 5वीं और 10वीं पास को नौकरी दे देंगे। और नौकरी एक बात वो दूसरी भी कहते हैं कि मैंने नौकरी लगाया, मैंने कल परसों नौकरी लगाया। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप किसी को ना नौकरी दे सकते हो, ना आपको नौकरी देने का अधिकार है। ये एक युवा अगर 4-5 साल तक किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर जाके कोचिंग करता है और वो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के अंदर फाइट करता है, वो अपनी मेहनत के दम पर पढ़ाई करके नौकरी लगता है। आप जिस किसी भी सीट पर बैठे हो, वो सीट पर आप एक अनुमोदन करते हो या हस्ताक्षर करके कहाँ किस स्थान पर उसको स्थान आवंटित करते हो, वो अधिकार भी जनता ने दिया है। तो हमको कभी ये नहीं कहना चाहिए कि 5वीं पास और 10वीं पास लोगों को नौकरी दे देंगे। वो आरोप लगाने वाले लोग बिल्कुल निराधार आरोप लगा रहे हैं, जिसका हम खंडन करते हैं। तो आपको किसने बोला था ऐसा कि मैंने नौकरी लगाया और मैंने नौकरी लगाने के बाद में ये नौकरी कर रहे हैं सर? बोला था किसी ने? नहीं, वो हमारे जिले के जिला प्रमुख महोदया बोलते हैं। जी। तो बोलते होंगे, मैं तो ऐसा नहीं मानता कि मुझे लगाया। अगर मुझे लगाया ऐसा तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं आप सबको लगा दो, बात ये लड़ाई खत्म हो जाए। जी। तो ये बेरोज़गारों की लड़ाई है, ये नौकरी की लड़ाई है, ये आरक्षण की लड़ाई है, बागीदौरा विधानसभा की जनता की लड़ाई थी, अत्याचार की लड़ाई थी। जी। और कहीं न कहीं आज हम 22 या 25 1 महीने के अंदर बागीदौरा विधानसभा के अंदर जनता ने इतना मतलब जनादेश दिया, जी। तो हम उनका इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं कि काफ़ी कम समय में हमने सबने मिलकर इतना प्रयास किया और काफ़ी हद तक इतना मत जुटाया तो हम
इस चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। जी, तो आपको ये भारत आदिवासी पार्टी वाले फलाना-ढिमकाना यूँ करके कमेंट आते हैं। मैं आम फील्ड में घूमते इधर-उधर जाते, हमारे पास कानों में बातें आती है कि कांग्रेस वालों के ऊपर जो भारत आदिवासी पार्टी है, जो कि ज़्यादा आरोप लगाती है और बीजेपी वालों के ऊपर कम आरोप लगाती है। क्या सही बात है क्या ये? देखो ऐसा है, जो सत्ता में होता है उसी पे आरोप लगता है और विपक्ष हम आज की तारीख में पक्ष में है ना विपक्ष में, हम बिल्कुल निष्पक्ष हैं। और उस समय जो आरोप लगाए जाते हैं रहे या लगाए गए आरोप, वो कांग्रेस पार्टी उस समय अभी गई सरकार के अंदर कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, अभी वर्तमान में बीजेपी है और हम दोनों पे आरोप लगाते हैं। एक के बाद एक के बाद एक दोनों ये बारी-बारी से लूटने का काम करते हैं और हमारे आम जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। वास्तविक अगर तरीके से सोचा जाए और समझा जाए, तो हमारा ऐसा मानना है कि ये दोनों पार्टियाँ बिल्कुल एक-दूसरे से मिली हुई हैं। तो यहाँ पर कभी आपको ऐसा लगा क्या अभी अभी चुनाव में आप लड़े, तो आपको ऐसा महसूस हुआ क्या बीजेपी और कांग्रेस होगी एक होगी और आपको हराया हो? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि बागीधरा विधानसभा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने मिलकर वोट किया और कहीं न कहीं भारत आदिवासी पार्टी धरातल पर नहीं आनी चाहिए और अगर यहाँ से जीतेगा तो ऐसा एक माहौल बनाया गया है कि भारत आदिवासी पार्टी अगर जीतती है तो तुम कहाँ जाओगे? ऐसा डरा के वोट लिया गया है। तो हम सामान्य हमारे यहाँ पर जो एक का सामान्य वर्ग है उस उनसे भी इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आपको देखो लोकतांत्रिक तरीके से हम व्यवस्था को खड़ा किया गया है। भारत आदिवासी पार्टी के अंदर लड़ने वाला प्रत्याशी भी आदिवासी है और कांग्रेस के अंदर लड़ने वाला भी आदिवासी है। लेकिन उन्होंने जो उनके जो काम हैं, उन कामों के खिलाफ में हम। उनके जो एक जनता के में डर का माहौल बना के वोट लेना और लोकतांत्रिक व्यवस्था को के विरोधी लोग हैं वो, उनके खिलाफ हैं हम। तो ये भारत आदिवासी पार्टी के खिलाफ पहले बीजेपी और कांग्रेस तो चलती थी। उनको जो एसटी का ही बंदा लड़ सकता है मतलब आदिवासी इलाकों में, तो वो विधायक चुनाव लड़ते थे। अब भारत आदिवासी पार्टी है, इससे भी एसटी का चुनाव लड़ता है, तो इसके प्रति एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी जनरल के लोग वो क्यों भड़कते हैं इसमें? नहीं, वो भड़कते नहीं हैं। उनको अभी भारत आदिवासी पार्टी का पूरा अगर वो मंच पर आया नहीं है, पूरी बात को जाना नहीं है, इसलिए वो और हमारे ही नेता हमारे पर ही आरोप लगाते हैं और उन पर तक वो पहले से पहुँचे हुए, तो वहाँ पर जाके आदिवासियों के बारे में गलत-गलत बोलते हैं। तो वो ऐसा डरा के उनको वोट लिया जा रहा है उनका, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। सामान्य वर्ग हो, चाहे माइनॉरिटी हो, एससी हो और सभी वर्गों के साथ में अगर कोई बात हो, तो वर्ग हो तो वो वोट देता है, मत देता है। बाकी उनको डराया जाता है कि आप कहाँ जाओगे? ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हम उनसे कहना चाहते हैं, कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ़ आपको डरा कर राजनीति कर रहे हैं। हम लोकतंत्र को ज़िंदा रखकर राजनीति करना चाहते हैं। तो ये बागीदोरा सीट से आप चुनाव लड़े, तो आप महसूस तो अच्छा हुआ होगा आपको क्योंकि आप सेकंड पोजीशन पर रहे हो। तो आप बागीदोरा की जनता के सामने अब कैसे पेश आओगे और उनकी क्या सेवा करोगे और आने वाले चुनाव में वापस से आप एंट्री मारने वाले, क्या करोगे? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वापस ऐसा एंट्री मारने वाली बात तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बागीधरा विधानसभा की जनता को इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जितना हमने सबने मिलकर किया, अच्छा किया और आगे भी हम अच्छा ही करेंगे। और बस इस ये जो हमारी संगठित शक्ति है, वो बिखरनी नहीं चाहिए। हमको ऐसे ही संगठित रहना है और किसी भी कार्यकर्ता से या किसी भी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता से हमको किसी प्रकार से उलझने की ज़रूरत नहीं है और हमको विचारों की बात है, हम फिर से नई क ऊर्जा के साथ में धरातल पर जाएँगे और बागीधरा की जनता के लिए मैं 24 घंटे कब कहीं पर भी किसी भी समस्या के लिए कैसा भी अगर कार्यकर्ता हूँ, तो मैं किसी भी कार्यकर्ता पे अगर कैसी भी समस्या आएगी तो खड़ा हूँ, रहूँगा और हम सब निश्चित तौर पर आगे से किस तरह क्या काम करना है, एक अच्छी तैयारी के साथ में करेंगे। अभी जैसे चुनाव आया था, चुनाव में रैलियाँ चल रही थी, लंबी-लंबी कतारों में लाइन में लगे लोग और प्रचार-प्रसार कर रहे थे। तो उस टाइम सभी कांग्रेस के आते, भाजपा के आते, भारत आदिवासी पार्टी के आते, सभी प्रकार के नेता आते थे। मेरे किसान भाइयों, मेरा फलाना-फलाना करके भाषण देते थे और आते थे और बहुत सारे लोग भाषण सुनने के लिए भी आते थे, बहुत सारे अमल करने के लिए भी आते थे और वो सोचते थे कि हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन अभी मैंने देखा है कुछ समय पहले से कि जो किसान भाई हैं, जो कि खाद के लिए लंबी-लंबी कतारों में लगते हैं और खाद का मूल्य है, जो कि प्रिंट रेट से ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा मूल्य लेते हैं 350 400 500 रुपए, तो उसके बारे में अब आप क्या करोगे और क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में आप? तो उसके बारे में जैसे वहाँ हमारे स्थानीय यहाँ पर जितने जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, जी, वो सरकार से वार्ता करें और हमारे प्रशासन से यह बात प्रशासन को अवगत कराएँ कि क्यों उनका मतलब जो हमारे आम आदमी जो किसान हैं, उससे ज़्यादा मूल्य लिया जा रहा है। तो कि हम ये चाहते हैं कि ना तो उसमें व्यापारिक वर्ग को नुकसान हो और ना ही किसानों को नुकसान हो। और इस एसडीएम हमारे जो हैं, वो उसकी पूर्ण रूप से पैरवी करें कि दोनों पक्ष बिल्कुल अच्छे से आराम से रहें और किसी वर्ग का नुकसान नहीं होना चाहिए। किसान भी अपनी मेहनत मज़दूरी करके वो इतना आगे करता है, तो उससे इतना जो खुदरा मूल्य निर्धारित किया गया है, उस मूल्य से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए और व्यापारिक वर्ग को समझने की ज़रूरत है और उसको किसानों को उचित मूल्य के दाम पर ही देना चाहिए। तो ये भारत आदिवासी पार्टी है, उसके क्या एजेंडे लेकर के चुनावी मैदान में उतरी थी? उसका एक तो सबसे बड़ा एजेंडा तो हमारा जो जाजम व्यवस्था है और लोकतंत्र की असली ताकत है, उसमें जैसे जो वहाँ की जनता स्थानीय जनता तय करेगी कि वहाँ का नेता कौन होगा। तो उसमें पार्टी का टिकट दूसरी जो पार्टियाँ हैं
वो पार्टियाँ देती हैं। और हम भारत आदिवासी पार्टियाँ हमारी, जो वहाँ की स्थानीय जनता है, वो तय करती है कि यहाँ का नेता कौन होगा। वो उसकी सबसे बढ़िया ताकत है और अच्छी ताकत है, और वो सबसे बढ़िया बात है। दूसरा, हमारा जो हमारा संवैधानिक हक अधिकार है, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जो हमारी 5वीं अनुसूची लागू नहीं हुई है, उसको लेकर धरातल पर लागू होना चाहिए। दूसरा, आदिवासी क्षेत्र के अंदर जल, जंगल, ज़मीन का जो अधिकार है, वो उसमें वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से वन भूमि बनाकर सरकार उस पर कब्जा कर बैठी है, और उससे सदियों से यहाँ पर आदिवासी रहता है। आदिवासियों के पास में वैसे भी ज़मीन कम बची है, तो जल, जंगल, ज़मीन का जो हमारा विज़न है, और उस पर आदिवासियों का हक होना चाहिए। उस संवैधानिक लड़ाई के लिए हम भारत आदिवासी पार्टी मैदान में हैं। अभी कुछ ही टाइम में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं। तो क्या भारत आदिवासी पार्टी है जो कि लोकसभा और ये पंचायती राज चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारेगी क्या? बिल्कुल, हाँ, लोकसभा के अंदर भी भारत आदिवासी पार्टी लोकसभा के लिए भी प्रत्याशी उतारेगी, और 10 महीने पश्चात हमारे यहाँ पर पंचायती राज के चुनाव हैं। उसके अंदर भी हम सब मिलकर आम राय से हर जगह चुनाव मैदान में उतरेंगे। एक बड़ा सवाल ये था कि जो कि भारत आदिवासी पार्टी हैं जो सिलेक्शन प्रणाली के तहत कैंडिडेट को चयन करती है। तो अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इसमें संसद का चुनाव सिलेक्शन प्रणाली के तहत किया जाएगा या फिर ये पार्टी वगैरह कैंडिडेट को तय करेगी? देखो, जो थीम है उस हिसाब से तो सिलेक्शन प्रणाली से चयन होगा, और यहाँ से पार्टी के पास में नाम जाएगा। लास्ट में आप बताइएगा कि बागीधरा विधानसभा के युवाओं, युवतियों और आमजन को क्या संदेश देना चाहोगे आप? हम युवाओं और युवतियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि एक तो हमारा चुनाव आना था, चुनाव होना था, हो गया है, और आप सबसे, मैं बागीधरा विधानसभा के युवा साथियों से और युवतियों से और माताओं बहनों से सबसे यही कहना चाहेंगे कि आप बिल्कुल अभी स्वतंत्र रूप से वहाँ पर काम करें, समाज का काम करें, और हमारे जो युवा हैं साथी, उनसे कहना चाहते हैं कि आप अभी जो आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम है, उसके अंदर अच्छी तैयारी करें, और नौकरियों में जाएँ, नौकरी करने की आवश्यकता है, और समाज के लिए आगे बढ़ें, और भारत आदिवासी पार्टी का सहयोग करें। तो ये थे खास हमारे साथ जे कृष्ण पटेल, जिनको प्यार से जे की दादा कहा जाता है और बागीधरा विधानसभा से ये चुनाव लड़ चुके हैं। इनको बहुत अच्छा महसूस हुआ, इन्होंने पूरी बात बताई और इसके बाद में भारत आदिवासी पार्टी जो कि 2 से 3 महीने पहले लॉन्च होती है, इसके बाद 3 विधायक जिताकर ये सदन में भेजती है और वहाँ पर अभी आपने देखा होगा 3 विधायक रंग-बिरंगी वेशभूषा में, जो कि अट्रैक्टिव पूरे राजस्थान में अलग से ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो कि कांग्रेस और भाजपा से टक्कर ले सकेगी। लेकिन कांग्रेस और भाजपा को टक्कर लेने के बाद तीसरी पार्टी ऐसी आई जो कि भारत आदिवासी पार्टी, और 3 एमएलए जिताकर पूरी विधानसभा में पूरे सदन में जयपुर में पूरा तहलका मचा दिया कि 3 विधायक रंग-बिरंगी वेशभूषा में, और वो कि अपने ललाट पर गोफन बांधे हुए, जो कि आपने देखा होगा। और ऐसी पार्टी पहली बार देखी है। और आपको भी इस पार्टी के बारे में क्या कमेंट करना चाहोगे और जे की दादा के बारे में क्या कमेंट करना चाहोगे? कैमरा पर्सन के साथ प्रवीण डोडिया।